ओके, जो हमारे पास जो अरेज हैं बच्चों, दो तरह की होती हैं। एक 1D अरे होती है, एक 2D अरे होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें जो नज़र आ रही है ये 1D अरे है, और इस 1D अरे में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और इसका जो नाम है वो स्टूडेंट है। बाय द वे, एग्ज़ाम में आपको अरे का नाम या किसी वेरिएबल का नाम वो हो सकता है आइडेंटिफायर करके भी पूछ लें कि अरे का आइडेंटिफायर क्या है, मतलब अरे का नाम क्या है। तो हमारी अरे का नाम स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और आपने देखा इसमें डेटा ऑलरेडी फिल्ड है। जब भी हम 1 डायमेंशनल अरे के साथ डील करते हैं हमें एक सिंगल फॉर लूप चाहिए होती है, राइट। 1 डायमेंशनल अरे है तो 1 फॉर लूप इज़ इनफ। ओके, अब इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से लेके 4 तक, राइट। 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने अपनी फॉर लूप भी 1 से लेके 4 तक सेटअप की है। और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अरेज के साथ डील करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप फॉर लूप्स यूज़ करें। दूसरी लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, रिपीट अनटिल, वाइल एंड वाइल, बट द बेस्ट वे एंड द ईजिएस्ट वे इज़ टू डील विद अरेज यूजिंग फॉर लूप्स। ओके, तो हम फॉर लूप्स के साथ ही डील करेंगे। तो 1 डायमेंशनल अरे है तो एक लूप चाहिए, और लूप के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट रखी हुई है। ये लूप 4 दफ़ा चलेगी, और आपने देखा है कि आउटपुट स्टेटमेंट में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। हमने खाली अरे का नाम नहीं दिया, बल्कि साथ में ब्रैकेट में हमने एलिमेंट नंबर भी लिखा है। याद रखिए ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, खाली अरे का नाम नहीं देना आपने, साथ में ये जो एलिमेंट नंबर होता है ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। और चूँकि हम एक लूप यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी लूप है उसको ये वेरिएबल आई कंट्रोल कर रहा है, और आई की वैल्यू जैसे जैसे लूप रन करेगी वो चेंज करेगी। पहले दफ़ा आई की वैल्यू 1 होगी, अगली दफ़ा आई की वैल्यू 2 होगी, अगली दफ़ा लूप रन करेगी आई की वैल्यू 3 होगी। तो हमें ये समझ आती है कि ये जो हम आउटपुट कर रहे हैं अपनी अरे स्टूडेंट में से, इसमें एलिमेंट नंबर चेंज होता रहेगा जैसे जैसे लूप रन करेगी। तो पहली दफ़ा ये आउटपुट होगा, दूसरी दफ़ा इस एलिमेंट में पड़ी वैल्यू आउटपुट होगी, तीसरी दफ़ा इसमें पड़ी होगी। बहुत आसान है। बेसिकली जब ये लूप रन करेगी तो पूरी लूप के हर एलिमेंट में से 1 बाय 1 जो है हमारी आउटपुट्स आती जाएंगी। तो 1 डायमेंशनल अरे के लिए हम एक लूप सेट करते हैं। अब चले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे हो तो फिर क्या होगा। अगर 2 डायमेंशनल अरे है तो 2 फॉर लूप्स चाहिए। एक फॉर लूप जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेगी। आपने देखा हमारे पास 4 रोज़ हैं, और यहाँ पे ये वाली जो फॉर लूप है ये 4 टाइम्स रन करने के लिए हमने डिज़ाइन की हुई है, फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 4। तो ये वाली जो रो है, ये वाली जो फॉर लूप है, हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारी रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये देख सकते हैं कि हमारी 2D अरे में 3 कॉलम्स हैं, उसके लिए हमने एक और फॉर लूप बनाई हुई है जो कि 3 दफ़ा रन करेगी, फॉर j इज़ इक्वल टू 1 to 3। तो हमें इन लूप्स को देखते ही आइडिया हो जाता है कि कौन सी वाली लूप रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी वाली लूप कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। याद रखिए कि 2D अरेज के लिए हमें 2 फॉर लूप्स चाहिए होती हैं, 1D अरे के लिए 1 फॉर लूप चाहिए होती है। और हम इस लूप के अंदर बेसिकली कर क्या रहे हैं, अभी हम आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट में क्या किया हुआ है, हमने अपनी अरे का नाम या अरे का आइडेंटिफायर दिया हुआ है, और ये जो हमने एलिमेंट नंबर दिया है, याद रखिए इसमें हमने रो पहले लिखी है, कॉलम पहले लिखी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आप जब भी अरे लिखेंगे ना बच्चों, तो ब्रैकेट में जब आप एलिमेंट नंबर बताएंगे तो आप इस तरह नहीं कर सकते, j, i नहीं कर सकते। याद रखिए j यहाँ पे हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि j 1 से 3 तक जाएगा, तो j जो है ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कभी भी इस तरह नहीं लिखेंगे। हमेशा जब भी आप अरे यूज़ करेंगे 2D अरे, तो आपने साथ में एलिमेंट नंबर तो लाजमी लिखना है, और एलिमेंट नंबर में सबसे पहले वो वाला वेरिएबल जो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये आई जो है ये हमारी लूप का वेरिएबल है, पर ये रोज़ के लिए डिज़ाइन हुआ, हमेशा रो वाला वेरिएबल पहले आएगा और कॉलम वाला वेरिएबल बाद में आएगा। ये कभी चेंज नहीं होगा बच्चों, दिस विल नेवर चेंज। ओके, सो द एलिमेंट नंबर मस्ट फर्स्ट हैव द रो वैल्यू एंड देन द कॉलम वैल्यू। ओके, आगे जाके मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो बाहर वाली लूप्स हैं इनकी सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, मैं भी आपको बाद में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। हाउएवर जो हमारी अरे जब भी हमने लिखनी है 2D अरे, जब भी हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस करके चाहे आउटपुट करवाना चाहते हैं या उसमें इनपुट करवाना चाहते हैं, तो हम जब अपनी अरे का नाम लिखेंगे तो एलिमेंट नंबर में पहले रो आएगी बाद में कॉलम आएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ज़रा मैं थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर लूँ, ये ना अनटाइडी हो गए। ओके, अब मैं आपको इसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने लगा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लूँ और यहाँ से ये राइट हैंड साइड पे, और होपफुली अब आपको विजिबल है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं अपना कोड ये ओके, अगर मैं अपना कोड लिखूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैं टाइप करने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह लिखता हूँ, फॉर i इक्वल्स 1 to 4, ये हमारी रोज़ हैं, और उसके बाद फॉर j इक्वल्स 1 to 3, ये इसके साथ नेक्स्ट आ गया और ये इसके साथ नेक्स्ट आ गया। ऑलराइट, सो ये हमारी इनर लूप है और ये हमारी आउटर लूप है। याद रखिएगा, हमारी आउटर लूप जो है इस केस में हमें नज़र आ रहा है रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास 4 रोज़ हैं तो ये हमारी रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारी इनर लूप जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अभी हम इसमें आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट करना चाह रहे हैं हम अपनी अरे स्कोर में से, और याद रखिएगा ब्रैकेट में पहले रो नंबर आएगा फिर कॉलम नंबर आएगा। ओके, तो हम आई पहले लिखेंगे और फिर जे लिखेंगे। अच्छा, अब होगा क्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इस वक्त जो हमारी आउटर लूप है वो किससे मुतल्लिक है, वो रोज़ से मुतल्लिक है। आउटर लूप रोज़ की है, इनर लूप कॉलम की है। जब आउटर लूप रो की होगी ना, तो सारे का सारा डेटा रो वाइज प्रोसेस होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आउटर लूप रो की है तो सारा कंट्रोल जो है, सारा जो हम मूव करेंगे इस अरे के थ्रू, वो रो वाइज करेंगे। सबसे पहले ये वाली जो हमारी रो है इसका डेटा प्रोसेस होगा। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो सबसे पहले रो 1 प्रोसेस होगी। तो रो 1 में पड़ी हुई वैल्यूज़ 1 by 1 आउटपुट होगी। इनफैक्ट अगर मैं इसको इस तरह आपको शो करूं कि सबसे पहले जो आउटपुट होगा वो रो 1 में ये वाला 6.5 आउटपुट होगा। उसके बाद रो 1 में सेकेंड कॉलम में पड़ी वैल्यू आउटपुट होगी। उसके बाद रो 1 में थर्ड कॉलम में पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट होगी। तो ये एक पूरी रो कंप्लीट हो गई है। ओके, उसके बाद जब ये वाला नेक्स्ट होगा तो i की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार हम रो 2 को प्रोसेस करेंगे, और जो पहले ये वाली आउटपुट होगी, फिर ये वाली आउटपुट होगी, फिर ये वाली आउटपुट होगी। तो आप देख रहे हैं हम रो वाइज मूव करते जा रहे हैं। तो ये आउटर लूप अगर रो वाली होगी तो हमारा जो
लूप के अंदर है वो सारा के सारा जो डेटा है वो रो वाइज प्रोसेस हो रहा होगा। ओके, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, बल्कि मैं अभी बता देता हूँ। इसको देखिए, अगर सर तो हमें आउटर लूप को जो है हम जरूरी है कि रो वाली रखनी है, कॉलम वाली नहीं रख सकते? कॉलम वाली भी रख सकते हैं, मैं बाद में बताता हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए कि हम रो वाइज चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमें फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि आपने हर रो का टोटल करना है, हर रो का टोटल करना है, तो याद रखिए रो से मतलब सारा काम जो है आउटर लूप के अंदर होना चाहिए अगर आपने रो वाइज चलना है। अगर तो आपने पूरी की पूरी अरे जो है उसका टोटल करना है तो फिर तो बहुत आसान है। फिर तो आप टोटल शुरू में लिख दें, टोटल इक्वल 0, और लूप के अंदर आप लिख दें टोटल की इक्वेशन, टोटल इक्वल्स टोटल प्लस स्कोर i, j, और यहाँ पे अगर आपने एवरेज प्रिंट करनी है तो जब ये पूरी की पूरी दोनों लूप्स ख़त्म हो जाएंगी, इसका मतलब है हम पूरी अरे में से गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं या आउटपुट कर सकते हैं टोटल डिवाइडेड बाय, और ये आप देख सकते हैं हमारी अरे में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, तो 12 मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी जिनका टोटल हुआ है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना। तो अभी हमने बेसिकली क्या किया है कि ये जो हमने सेटअप किया हुआ था ये हमें पूरी अरे के थ्रू गुजार रहा था, तो हमने इस सेटअप के अंदर हमने यहाँ पे अपना टोटल किया हुआ है और शुरू में टोटल 0 रखा हुआ है। तो जब ये दोनों लूप्स चल के रुक जाएंगी तो हर एलिमेंट का टोटल हो चुका होगा और एंड में हमारे पास 12 के 12 एलिमेंट्स का टोटल होगा। उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल तो हमारी एवरेज निकल आएगी। मगर अगर एग्ज़ाम में आपको ये कहा जा रहा है कि आपने लेट्स से ये सारा जो है एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, रो 1 एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, तो आपने इनका टोटल करना है। अगर एग्ज़ाम में आपको रो वाइज टोटल, फिर आपने ये सेकंड स्टूडेंट का टोटल निकालना है, फिर आपने थर्ड स्टूडेंट का टोटल निकालना है। तो ऐसा करने के लिए तो हमें रो वाइज प्रोसेस करना है ना। तो हम अपना कोड कैसे लिखेंगे? बेसिकली मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही कहीं तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए अब हम जो है डेटा को प्रोसेस करना चाह रहे हैं रो वाइज, और रो का मैंने आपको ये बताया था जब i की वैल्यू 1 होगी तो लूप के अंदर रो 1 से रिलेटेड डेटा प्रोसेस हो रहा होगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो फिर इस बड़ी वाली लूप के अंदर, i वाली लूप के अंदर रो नंबर 2 से रिलेटेड डेटा प्रोसेस हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब i की वैल्यू 1 होगी हम चाहते हैं हमारे टोटल को 0 सेट कर दो, और जब ये वाली लूप ख़त्म होगी तो इसका मतलब है हम रो 1 ख़त्म कर चुके हैं, रो 1 के थ्रू गुजर चुके हैं, ये अंदर वाली लूप जब गुजरेगी। और यहाँ पे हम टोटल इक्वल हम यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं टोटल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारी एक रो के अंदर बेसिकली तीन मुख्तलिफ कॉलम्स हैं ना, एक रो के अंदर 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने जो टोटल कैलकुलेट किया था उसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप इसको दोबारा से समझ लें। देखिए ये जो सारा कोड है ना ये रो 1 से मुतल्लिक है, बिकॉज ये हमारी आउटर लूप के अंदर है। अब जब जब i की वैल्यू 1 होगी तो हमारा टोटल 0 सेट होगा। ये जो फॉर लूप है ये हमें इस अरे में से, ये जो हमारी राइट हैंड साइड पे अरे है, इसके अंदर से हमें 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स में से गुजारेगी, इसमें से, इसमें से। तो ये जो भी वैल्यू होगी
स्कोर आई जे में पड़ी हुई वो किधर ऐड होती जाएगी, वो टोटल में ऐड होती जाएगी, और रिजल्ट किधर सेव हो जाएगा, टोटल में सेव हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आप इसको मेमोराइज कर लें कि अगर आपने पूरी रो का टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल आउटर लूप के अंदर होगा, ठीक है ना। ये आपको एक रो का टोटल मिला और फिर आपने उस टोटल को आउटपुट कर दिया या उसकी एवरेज कैलकुलेट कर ली। हाउएवर अगर यही काम आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो कैसे होगा? अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि आपने ये पूरी जो कॉलम है, लेट्स से ये इंग्लिश का स्कोर है या फिर ये अगला सब्जेक्ट मैथ्स का है, ये उसका बच्चों का स्कोर आया हुआ है, और ये लेट्स से उर्दू का स्कोर है, राइट। तो अगर हम इसको रो वाइज व्यू करेंगे तो ये एक स्टूडेंट, लेट्स से ये अली का स्कोर था मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में, और ये उमर का स्कोर है मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में, ठीक है ना, ये अहमद का स्कोर है मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में। तो अगर वो आपको स्टूडेंट वाइज पूछेंगे कि हर स्टूडेंट का जो है ना आप बताएं कि उसने तीनों मार्क्स मिला के उसकी एवरेज क्या बन रही है, फिर तो आप रो वाइज डेटा प्रोसेस करेंगे। और अगर वो आपसे ये कहते हैं कि क्लास में जितने बच्चों ने मैथ्स के एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं तो आप मैथ्स का एवरेज स्कोर बताएं, 4 बच्चे पेयर हुए थे तो क्लास एवरेज क्या बन रही है मैथ्स के रिजल्ट में। तो आपको समझ आ रही है ना, आपने कॉलम वाइज डेटा को प्रोसेस करना है। अगर आपने कॉलम वाइज प्रोसेस करना है तो आउटर लूप कौन सी होनी चाहिए, कॉलम वाली होनी चाहिए। फॉर जे इक्वल्स 1 2 3, और इनर लूप कौन सी होनी चाहिए, वो रो वाली होनी चाहिए। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 4, राइट। यहाँ पे एक नेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे एक नेक्स्ट लिख देते हैं। तो हमें 2 ही लूप्स चाहिए, पर अब की बार हमारी आउटर लूप कौन सी है, कॉलम वाली है। याद रखिए हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, राइट। तो आउटर लूप कॉलम वाली है, तो अंदर इक्वेशन हमारी कैसे आएगी बच्चों, इक्वेशन तो वही बनती है टोटल इक्वल्स टोटल प्लस स्कोर और यहाँ पे आई कॉमा जे। ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी अरे होती है जब हम उसका आइडेंटिफायर लिखते हैं तो साथ में जो एलिमेंट नंबर है उसमें हमेशा पहले रो आती है। ये सीक्वेंस तो ऊपर नीचे हो गई है ना, पहले कॉलम आ गया है बाद में रो आ गई है लूप में, पर ये वाली सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती। ये जे कॉमा आई नहीं हो सकता, ये हमेशा पहले रो नंबर आएगा और बाद में कॉलम नंबर आएगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब की बार डेटा कैसे प्रोसेस होगा, अब की बार डेटा कॉलम वाइज प्रोसेस होगा। ये मैं राइट हैंड साइड पे आपको ये दिखा दूं। अब की बार इस तरह मूव करेंगे, पहले ये वाला एलिमेंट, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, राइट। और जैसे जैसे हम एलिमेंट्स में से गुजरते जा रहे हैं वो एलिमेंट की वैल्यू टोटल में ऐड हो रही है और फिर जो रिजल्ट है वो टोटल में सेव हो रहा है, राइट। तो जब j की वैल्यू 1 है तो ये इनर लूप जो है हमें पूरे कॉलम में से गुजार देगी, कॉलम 1 के थ्रू, हर एलिमेंट के थ्रू गुजार देगी। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, अगर हमने सिर्फ इस कॉलम की एवरेज लेनी है तो हम अपने टोटल को यहाँ पे 0 सेट करेंगे हर दफ़ा जब लूप चलेगी, और हम यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं टोटल डिवाइडेड बाय, और आप यहाँ पे देखें कि आपके पास टोटल आपके पास ये 4 एलिमेंट्स है ना, तो टोटल डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। 4 मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 4, तो आपकी एवरेज ऐसे निकलेगी। तो कॉलम वाइज अगर आपने एवरेज निकालनी है तो कॉलम वाली लूप ऊपर आएगी और रो वाली लूप अंदर आएगी, और अगर रो वाइज आपने डेटा को प्रोसेस करना है तो रो वाली लूप बाहर आएगी और कॉलम वाली अंदर आएगी। अब याद रखिए ये तो हमें समझ आ गई, इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, टोटल भी लूप के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी लूप के अंदर ही कर रहे हैं। अगली दफ़ा जब ये लूप चलेगी, आउटर लूप अगली दफ़ा चलेगी, तो आप देख रहे हैं कि हम टोटल की वैल्यू रीसेट कर रहे हैं 0 पे। तो हर दफ़ा
जब हम नए कॉलम पे जाते हैं, पहली दफ़ा कॉलम 1 था तो टोटल 0 सेट हुआ, ये सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ने जे की वैल्यू 2 कर दी। जब जे की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब है अब हम कॉलम 2 को प्रोसेस करने जा रहे हैं, राइट। तो जब हम कॉलम 2 को प्रोसेस करने जा रहे हैं, जब हम कॉलम 2 को प्रोसेस करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने टोटल को दोबारा 0 सेट किया है क्योंकि हम सिर्फ कॉलम 2 का टोटल करना चाह रहे हैं। ये वाली फॉर लूप हमें पूरी कॉलम के थ्रू गुजारेगी, 1 बाय 1 पूरे कॉलम के हर एलिमेंट के थ्रू गुजारेगी, हर एलिमेंट की वैल्यू टोटल में ऐड होती जाएगी और रिजल्ट टोटल में सेव होता जाएगा, और फाइनली हम दोबारा से आउटपुट कर देंगे कॉलम 2 का टोटल जो हुआ है उसको 4 से डिवाइड करके, तो कॉलम 2 की एवरेज आउटपुट कर देंगे। तो आप इसको ये देख सकते हैं बच्चों, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सर सवाल पूछूं? एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। जी पूछ लें। सर अगर हमने सिर्फ सेकंड कॉलम का टोटल करना है एंड देन उसको आउटपुट करवाना है, तो हाँ। उसके लिए हम किस तरह चेंज करेंगे? क्योंकि इस तरह तो पहले कॉलम 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। जी जी, ये तो हर कॉलम कवर हो रहा है ना, बिकॉज ये जो आपने कोड लिखा है 2 लूप्स के साथ, ये आपको पूरी अरे के थ्रू गुजार रहा है। ओके, मैं अभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। ये देखिए, मैं अगर इसको सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना कि टोटल मैं दोनों लूप्स चलने से पहले 0 सेट करूँगा और दोनों लूप्स ख़त्म होंगी उसके बाद मैं एवरेज आउटपुट करवाऊँगा, तो अब पूरी अरे की एवरेज आउटपुट होगी, राइट। अब की बार जब ये दोनों लूप्स रुक चुकी होंगी, हम पूरी अरे में से गुजर चुके होंगे, तीनों के तीनों कॉलम्स और हर एलिमेंट में से गुजर चुके होंगे, तो हम बेसिकली ये 12 के 12 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं ये अपने टोटल के अंदर ऐड कर चुके होंगे। और आप देख रहे हैं कि टोटल शुरू में एक दफ़ा 0 सेट हुआ था, ये बार बार 0 सेट नहीं हो रहा है, ये लूप के अंदर नहीं है। तो अब हम पूरी अरे में पड़ी वैल्यूज़ की एवरेज निकाल रहे हैं। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब मुझे आपकी बात समझ आ गई, मैं आपका कॉलम सवाल आंसर करने लगा हूँ। देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ करना है कि सिर्फ आपको कॉलम 2 की एवरेज चाहिए, ये पूछना चाह रही है ना आप? जी। तो फिर हम इसी कोड को मैं एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, अब हमें अगर सिर्फ एक ही कॉलम के थ्रू गुजरना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम कोड रखें, यहाँ पे j इज़ इक्वल टू 2 2 2, तो हमारा कॉलम कौन सा प्रोसेस होगा अब की बार? कॉलम 2। और यहाँ पे हम अपने टोटल को 0 सेट कर लेंगे और यहाँ पे ये हम, और ये मैं आपको बेसिकली वो सेम कोड के साथ स्टिक करवाना चाह रहा हूँ। मैं इसका दूसरा सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ, टोटल डिवाइडेड बाय। सर मेरा भी एक सवाल है। अच्छा एक सेकेंड अबीरा, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। देखिए बच्चों, ये ऐसे भी कर सकते हैं। आपने अपना कॉलम फिक्स कर दिया 2 पे, आपने अपना कॉलम 2 पे फिक्स कर दिया। ओके, बाय द वे, जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी इन 8 मिनट्स तो हम अपना सेशन रीस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, राइट। मेरे ख्याल से बहुत आसानी होगी अगर हम ये रो वाइज और कॉलम वाइज एक दफ़ा समझ चुके हैं तो वो क्वेश्चन हम जल्दी अटैम्प्ट कर लेंगे। ओके, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं ये कॉलम 2 को, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये आउटर लूप लगाए ही ना, बिकॉज सिर्फ एक सिंगल कॉलम के थ्रू गुजरना है, बार बार हर कॉलम के थ्रू तो नहीं गुजरना है। तो हम यहाँ पे अपनी कॉलम की वैल्यू फिक्स कर लें। जे कॉलम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कॉलम हमारा अब 2 ही रहेगा, और ये जो लूप है हमें 1 बाय 1 तमाम रोज़ में से गुजार देगी। ये रोज़ का डेटा है ना, आई रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 1 बाय 1 रो 1, फिर रो 2, फिर रो 3, फिर रो 4 के थ्रू गुजरेंगे, पर कॉलम नंबर आपका कौन सा रहेगा? 2 फिक्स्ड रहेगा। आई होप आपको बात समझ आ गई है।
जी Are we सर। good, बच्चों? Anybody has any questions? Please use the chat box. This was the most important concept. अच्छा जी, अरम आपने क्या पूछा हुआ है? देखिए सर अगर हमें टोटल अरे का आउटपुट एवरेज निकालना हो और हमें उसका साइज ना पता हो तो फिर हम कैसे किससे डिवाइड करेंगे टोटल को? नहीं, अगर हमने किस चीज़ का साइज ना पता हो, हमने पूरी अरे का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज निकालना हो मगर हमें साइज ना पता हो अरे के इंडेक्सेस का। नहीं फिर तो आप नहीं निकाल सकते ना, आपको ये तो पता होना चाहिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं जिसमें आपको साइज ही ना पता हो। नहीं उसमें अगर वेरिएबल्स दिए हो क्लास साइज और अच्छा, सब्जेक्ट आप नंबर, मुझे लग रहा है आप वो स्पेसिमेन पेपर पे जंप कर रहे हैं ना। तो स्पेसिमेन पेपर के अंदर हमें अरे का साइज पता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए अरे का साइज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, तो 12 टोटल साइज हो गया। ऐसे ही हो गया ना, 3 × 4 12 एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर आप जब वो क्वेश्चन हम करेंगे तो बाकी बच्चों को तब समझ आएगी, पर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए हुए हैं, क्लास साइज़ के अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है, और आपको उन्होंने शायद वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बताए हुए हैं, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स भी बताए हुए हैं, राइट। तो क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, वो जो है वो आपको टोटल अरे का साइज़ बता देगा। ठीक है ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस बच्चों? इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड वी कैन गो थ्रू इट। याद रखिएगा हम ये अपनी... Can you please repeat this? I'm sorry? ये जो आपने लास्ट पे करवाया, can you repeat it? ये वाला? जी जी। अच्छा देखिए, इसमें हमने क्या किया है, पहले तो हम तमाम कॉलम्स के थ्रू गुजरना चाह रहे थे ना। तो हमने एक लूप लगाई हुई थी, जो लूप हमें बेसिकली हर कॉलम के थ्रू j = 1 2 3, पहले j की वैल्यू 1 होगी तो ये अंदर वाला कोड चलेगा, फिर j की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाला कोड चलेगा, फिर j की वैल्यू 3 होगी तो ये अंदर वाला कोड चलेगा। अब की बार जो मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि अगर हम खाली कॉलम 2 की डेटा को प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करें। तो मैंने कहा था कि ठीक है, फिर बजाय इसके कि यहाँ पे j लिखा हो, क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम 2 के साथ डील करना है, और याद रखिए ये कॉलम 2 का है ना, ये कॉलम से रिलेटेड वैल्यू होती है। तो हमने इसको 2 फिक्स कर दिया। एनीबॉडी एल्स हैज क्वेश्चंस बच्चों? आर वी गुड बच्चों? सर इसी कोड में जो आपने... जी जी अबीरा पूछो जल्दी से। सर इसी कोड में आपने पहले लिखा था ना for i is equals to 2 to 2, For तो j is फर्स्ट equal वाला to 2 2 to 2 लिखा था। For j is equal to 2, जी for j is equal to जी 2। तो वो तो हम सेकंड वाली रो में आ गए, लेकिन जो नेक्स्ट वाला नहीं 2 नहीं था नहीं उसका नहीं, वो मतलब तो सेकंड हुआ वाली कि... में नहीं आए थे बेटा। वो आपको अगर याद है तो ये हमारी आउटर लूप जो थी, j किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? j किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉलम को। तो ये डेटा कॉलम वाइज प्रोसेस होगा, ये सारा अंदर वाला डेटा कॉलम वाइज प्रोसेस होगा। तो कॉलम कौन सा है हमारा? 2। तो यहाँ पे जब हम j लिखेंगे तो j को क्या वैल्यू मिलेगी? 2 ही मिलेगी। लेकिन सर इस तरह तो वो रो में भी खाली ट्वाइस ही नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रो तो ये देखिए ना, रो ये अंदर है, ये आपको 1 से लेके 4 चारों रोज के थ्रू गुजार रहा है। i की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है, i रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जी तो ये अंदर वाली लूप 1 से लेके 4 तक जा रही है ना। हाँ जी, तो चारों की चारों रोज कवर होंगी। अलबत्ता हमारा कॉलम जो है वो सिर्फ कॉलम नंबर 2 कवर होगा। एनी अदर क्वेश्चंस बच्चों? सर हम अरे डिक्लेयर कैसे करेंगे? हाँ, अरे डिक्लेयर कैसे करेंगे? वो मैंने एक वो लगाई तो ये यार 2D अरे की मैंने पूरी वो लगाई हुई है, डिक्लेरेशन से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर तो की थी प्लेलिस्ट। अच्छा, इस अरे को हम कहेंगे ये अरे हमारी स्कोर है,
इसके अंदर हमारे सबसे पहले याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले रो से मुतालिक हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। 1 से लेके 4 तक रोज़ है और 1 से लेके 3 तक कॉलम्स है। और इसके अंदर डेटा किस किस्म का स्टोर्ड है? ये राइट हैंड साइड पे डेटा हमारा रियल है। आपने देखा एक डेसिमल वैल्यू भी आ रही है 6.5। इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है उसकी डेटा टाइप क्या है? रियल है। तो ये इसकी डिक्लेरेशन होगी। क्या आपको मुख्तलिफ तरीके से डिक्लेरेशन कहीं लिखी नज़र आ सकती है किसी और के सोल्यूशन में? बिल्कुल आ सकती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर आप ऐसे लिखेंगे, डिक्लेयर स्कोर, आप पहले 1 कॉलम 4 और फिर दोबारा ब्रैकेट्स डाल के 1 कॉलन 3 रियल। ये भी एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा और ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। याद रखिए एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस लॉजिक की तरफ है कि आपने बताया है कि कितनी रोज़ हैं हमारी 1 से लेके 4 तक और कितने कॉलम्स हैं 1 से लेके 3 तक। एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है। सर बुक में दूसरी तरह की लिखी हुई है, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी? वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पुरानी मार्किंग स्कीम्स में इस तरह भी डिक्लेयर हुई है, पुरानी मार्किंग स्कीम्स में इस तरह भी डिक्लेयर हुई है और जैसे आपकी बुक में दी है वैसे भी हुई है। ओके, हम अभी हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे क्योंकि 1 मिनट रह गया और मैं फ़ौरन से रीस्टार्ट करने लगा। ओके, और हम सीधा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।